जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग जान लिए हैं और शेष जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर थे उन 7 महानगरों में से पिछली क्लास में हम लोग 4 महानगरों पर चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में जो चर्चा करेंगे शेष बचे 3 महानगरों की चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो जो 7 महानगरों में से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा पे हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं, क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो कालीबंगा पे करेंगे, जन्नूदड़ो पे करेंगे और बनावली पे करेंगे। इन 7 महानगरों को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों की संख्या दी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो शेष बचे 3 महानगरों में से पहला महानगर है कालीबंगा। अगर कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा के अर्थ की बात करें कि कालीबंगा के अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का जो अर्थ लगाया जाता है वो काली रंग की चूड़ियों से लगाया जाता है। काली रंग या कि कालीबंगा का पूछ लिया जाता है कभी कभी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काली रंग की चूड़ियों से लगाया जाता है। तो ये कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की बात हो गई। अब बात करें कि कालीबंगा की लोकेशन कहाँ है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा जो पड़ता है ये भारत के पश्चिमी छोर पे पड़ता है। भारत के पश्चिमी छोर पे राज्य है राजस्थान। तो ये कालीबंगा जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में भी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है, राजस्थान के हनुमानगढ़। ये कालीबंगा जो पूरा स्थल है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। अगर बात करें नदी की कि कालीबंगा किस नदी पे पड़ता है, तो ये पड़ता है घग्गर नदी तट पे। तो घग्गर नदी तट जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती थी। घग्गर नदी का नाम कहीं कहीं सरस्वती नदी के नाम से भी मिल सकता है। तो अगर कालीबंगा का जो लोकेशन है वो घग्गर नदी भी मिल सकता है और सरस्वती नदी भी मिल सकता है। तो ये होगी इसकी लोकेशन की बात कि कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में भी कहाँ पे, तो हनुमानगढ़ जिले में, और सरस्वती या घग्गर नदी के तट पे पड़ता है। बात करें कि कालीबंगा की खोज किसने किया और उत्खनन किसने किया, तो कालीबंगा का जो खोज किए हैं वो किए हैं ए घोष। ए घोष का फुल फॉर्म है अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था, तो 1957 ईस्वी में किया था। पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज किसने किया था तो और उत्खनन किसने किया था, तो अगर खोज की बात करी जाए तो 1957 ईस्वी में अमलानंद घोष महोदय ने कालीबंगा पूरा स्थल की खोज की थी। ये हो गई इसकी खोज की बात। अगर बात करें कि कालीबंगा पूरा स्थल का उत्खनन किसने किया, तो कालीबंगा पूरा स्थल का जो उत्खनन किए थे वो किए थे बीके ठाकुर महोदय ने। कब किया था, तो 1960 ईस्वी में किया था। तो ये होगी कालीबंगा की खोज और उत्खनन की बात। खोज किसने किया था, ए घोष अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था, तो 1957 ईस्वी में किया था। और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन बीके थापर महोदय ने किया था। कब किया था, तो 1960 ईस्वी में किया था। अब बात कर लेते हैं कि कालीबंगा के विभाजन की कि समानता जो हड़प्पा सभ्यता के नगर है वो 2 भागों में विभाजित पाए जाते थे, लेकिन कालीबंगा शहर जो पाया जाता है ये 3 भागों में डिवाइडेड पाया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि धौलावीरा नगर जो था वो भी 3 नगरों में विभाजित था। तो सेम कालीबंगा नगर जो है वो 3 नगरों में विभाजित था। पहला नगर था ये, दूसरा था मध्य, तीसरा था पूर्वी। ये जो नगर था वो पूर्वी नगर था और ये था मध्य नगर में विभाजित था और ये पश्चिमी नगर में विभाजित था। कालीबंगा जो नगर था ये 3 नगरों में मात्र विभाजित पाया जाता है और धौलावीरा पाया जाता है। बाकी शेष हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड पाए जाते हैं। इसके बाद एक और स्थल है जो 3 भागों में डिवाइडेड के संकेत पाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा और कालीबंगा 3 भागों में डिवाइडेड पाए जाते हैं। ये होगी इसके विभाजन की। तो जैसे कहा जाता है इसको नगर टीला कहा जाता है, इसको दुर्ग टीला कहा जाता है। इसके बाद ये मध्य पाया जाता है। तो होगी इसके विभाजन की बात।
अब बात कर लेते हैं कि कालीबंगा पूरा स्थल से क्या क्या एविडेंस मिले, क्या क्या हमें साक्ष्य मिले उत्खनन से। जो ये बीके थापर महोदय अन्य विद्वान ने यहाँ पे उत्खनन करवाया, तो यहाँ के उत्खनन से क्या क्या चीजें मिली एविडेंस के रूप में पूरा स्थल से, इस पूरा स्थल से कालीबंगा से। अगर बात करें हम पूर्वावशेषों की, तो यहाँ से पहला पूर्वावशेष जो मिला है वो है सिंह युक्त देवता। कोई देवता है जिनको सिंह धारण किए हुए दिखाया गया है, तो सिंह युक्त देवता के जो अंकन है, जो एविडेंस है, वो कालीबंगा के पूरा स्थल से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से अलंकृत ईंटें हैं कि जैसे जो मकान में प्रयोग की जाने वाली ईंटें रहती हैं उन पे अलंकरण या कारीगरी का काम किया गया है। ऐसी ईंटें जो पाई गई हैं वो कालीबंगा पूरा स्थल से पाई गई हैं। तो सिंह देवता हो गया। दूसरा, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा पूरा स्थल से मिला। अब अगला साक्ष्य देखते हैं कि वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है जहाँ से स्पष्ट खेत के जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि कालीबंगा पूरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि जुटे हुए साक्ष्य कहाँ पाए जाते हैं, किस पूरा स्थल से पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के कालीबंगा पूरा स्थल से जुटे हुए साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कालीबंगा से जुड़ा हुआ। इसके अलावा यहाँ से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। जो कालीबंगा पूरा स्थल है वहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं, या कह सकते हैं जहाँ पे कुछ धार्मिक कार्य किए जाते होंगे, ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ से 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ पे कतार में 7 अग्निवेदिकाएं बनाई गई जहाँ पे किसी प्रकार से धार्मिक कार्य किया जाता है या फिर अन्य कोई कार्य किया जाता है। तो 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो 7 अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो धार्मिक पूरा स्थलों के रूप में पहचाना जाता है। और अन्य स्थलों पे विद्वान अलग अलग मत देते हैं कि 7 अग्निकुंडों का प्रयोग किस रूप में किया जाता होगा। तो 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा पूरा स्थल से मिला है। आगे चल के कुछ विद्वान ये धारणा देते हैं इन्हीं 7 अग्निकुंडों के कारण हो सकता है संभवतः कालीबंगा पूरा स्थल का विनाश हुआ हो। तो 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा पूरा स्थल से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से लकड़ी की बनी नालियाँ मिली हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि नालियाँ आज के ज़माने में पत्थर या मसाले की बनाई जाती हैं, लेकिन कालीबंगा पूरा स्थल एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से जल निकास की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे नालियों के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है कि लकड़ी की नालियाँ तराश के बनाई गई हैं जो पानी निकालने के काम आती थी। तो लकड़ी की जो नालियों का साक्ष्य मिला है इस पूरा स्थल कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, क्योंकि ऊँट देखते हैं हम राजस्थान वाले क्षेत्र में आज भी पाया जाता है कि वहाँ पे ऊँट जानवर ज़्यादा सर्वाइव कर जा पाता है। तो ऊँट के साक्ष्य आज तो हैं ही हैं कालीबंगा वाले क्षेत्र में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऊँट के साक्ष्य पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ पाई गई। ये साक्ष्य क्यों बता रहे हैं, ये साक्ष्य इसलिए बता रहे हैं, अगर ये साक्ष्य मिल रहे तो इसकी ये पुष्टि होती है कि उतने समय पे ये जानवर इस पूरा स्थल पे मौजूद थे। तो अगर उसकी ऊँट की हड्डी मिल रही है तो इसका मतलब उस क्षेत्र में ऊँट मौजूद था। इसके अलावा यहाँ से एक युगल सावधान मिला है। हम लोग देखे थे कि लोथर पूरा स्थल से जहाँ से युग्मित सावधान मिले थे, वैसे ही कालीबंगा पूरा स्थल से एक युगल सावधान पाया जाता है कालीबंगा पूरा स्थल से। इसके अलावा यहाँ से जौ की खेती के साक्ष्य पाए जाते हैं। कालीबंगा पूरा स्थल से जौ की खेती के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसके अलावा कालीबंगा पूरा स्थल से सरसों और चना कृषि जो की गई है वो एक साथ की गई है। हम आज के टाइम में भी देखते हैं कि खेतों में सरसों और चना एक साथ बो दिए जाते हैं। तो चना की मात्रा ज़्यादा रहती है तो सरसों की मात्रा रहती है कि अगर चना बो दिया गया है तो बीच बीच में कुछ दूरी पर सरसों बो दी जाती है, फिर सरसों बोई जाती है तो कम मात्रा में बीच बीच में चना डाल दिया जाता है। तो इस जो हम आज कृषि कर रहे हैं सरसों और चना की, ये कृषि 3000 वर्ष पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा पूरा स्थल पे की जाती थी, जहाँ पे देखा गया है कि सरसों और चना की खेती एक साथ एक खेत में की गई है।
तो पूछा जाए सरसों और चना की खेती एक साथ किस पूरा स्थल से की गई है, तो कालीबंगा पूरा स्थल से की गई है। इसके अलावा यहाँ से शव विसर्जन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि शव का जो अंत्येष्ट किया जाता है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में आज के समय पे भी देखने को मिलता है कि शव का विसर्जन किया जाता है। तो कालीबंगा पूरा स्थल से शव के विसर्जन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी कितनी संख्या है, तो ये 37 समाधान ऐसे मिले हैं जहाँ पे एविडेंस मिलता है कि शव को अंत्येष्ट न करके उनका अंतिम संस्कार विसर्जन या जल विसर्जन के थ्रू किया गया है। मतलब जल में एक प्रकार से विसर्जित कर दिया जाता था, उसे ही शव विसर्जन के जो मिले हैं उदाहरण, वो 37 उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कालीबंगा पूरा स्थल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ से साइल चिकित्सा के साथ मिले हैं। साइल चिकित्सा सबसे पहले आज के समय में देखने को आता है कि एक संपन्न साइल चिकित्सा पाई जाती है, लेकिन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब 3-4 हजार वर्ष पूरे साइल चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें एक बालक की कपाल पाई गई, उस कपाल पे 6 कृत्रिम छेद किए गए हैं। उन छेदों के आधार पे जो विद्वान है उन्होंने अपना मत दिया है कि इसमें साइल चिकित्सा का प्रयोग किया गया है। तो उसी आधार पे माना जाता है कि कालीबंगा पूरा स्थल पे साइल चिकित्सा के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कालीबंगा पूरा स्थल की कालीबंगा पूरा स्थल से साइल चिकित्सा के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मकान कच्ची ईंटों के प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं देखते हैं कि हमें पूरा स्थलों पे देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पक्की ईंटों का था प्रचलन ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन कालीबंगा पूरा स्थल संपन्न है, फिर भी यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों के पाए जाते हैं। मकान कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन इनके घर की जो फर्श रहती थी उनको पक्का करने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो मकान है कालीबंगा के वो कच्चे पाए जाते हैं, लेकिन उनके आंगन की जो फर्शें रहती थी उनको पक्का करने का एविडेंस कालीबंगा पूरा स्थल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहरे प्राप्त होती हैं। बेलनाकार मोहरों से क्या तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बेलनाकार मोहरों का कोई संदर्भ नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे पाई जाती है वो वर्गाकार पाई जाती है, आयताकार पाई जाती हैं, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो वर्गाकार पाई जाती हैं, आयताकार पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखने आता है गोलाकार भी पाई जाती है, लेकिन बेलनाकार मोहर जो है बेलनाकार की मोहरे का जो एविडेंस मिल रहा है कालीबंगा में, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। ये समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी, सुमेर की सभ्यताएं थी, उनमें देखने को मिलता है। तो ये एक विदेशी उपलब्धि प्राप्त होती है कालीबंगा पूरा स्थल से कि यहाँ पे बेलनाकार मोहरे प्राप्त होती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जो थे वो सफाई के प्रति जागरूकता थी। कालीबंगा पूरा स्थल के जो लोग थे वो सफाई के प्रति प्रॉपर जागरूक थे, क्योंकि देखने में आया है, एविडेंस मिला है कि प्रॉपर जो सड़कें होती थी या घरों के सामने एक स्पेशल जो कचरा होता था उसको इकट्ठा करने के लिए एक प्रॉपर एक गड्ढा बनाया गया। उसमें जो वेस्ट चीज़ें होती थी तब के लोग उसमें डालते थे, ना कि इधर उधर फेंकते थे। तो इस आधार पे विद्वानों ने तर्क दिया है कि कालीबंगा के जो लोग थे वो सफाई के प्रति जागरूक थे। इसके अलावा यहाँ से घरों के आंगन के जो फर्श रहती थी वो पक्की की गई हैं। पक्की करने का तात्पर्य क्या है कि पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया, जो कच्ची ईंटें ही रहती उन्हीं को पका के उनको पक्का करने के साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ कालीबंगा पूरा स्थल से अगर पूछा जाए कि भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य तो मिले ही मिले हैं, और सबसे प्राचीनतम जो भूकंप के साक्ष्य पाए जाते हैं वो कालीबंगा पूरा स्थल से पाए जाते हैं। कालीबंगा स्थल से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा पूरा स्थल से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कालीबंगा पूरा स्थल है ये अपने समय पीरियड में कुल 2 अवस्थाएं समेटे हुए हैं कि कालीबंगा पूरा स्थल से हमें प्राक हड़प्पा के भी एविडेंस मिलते हैं और विकसित हड़प्पा के मिलते हैं।
लेकिन उत्तरवर्ती हड़प्पा के एविडेंस कालीबंगापुरा स्थल से नहीं मिलते हैं। तो कालीबंगापुरा स्थल से हमें प्राक हड़प्पा के स्थल मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, और विकसित हड़प्पा के स्थल मिलते हैं। ये जो दोनों पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्राक और विकसित हड़प्पा के जो एविडेंस है वो कालीबंगापुरा स्थल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इतना संपन्न है कालीबंगा, फिर भी यहाँ पे शौचालय के कोई एविडेंस नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से मातृ देवी की जो मृण मूर्तियाँ होती थी वो भी कालीबंगा से नहीं पाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आंगन और सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य एक साथ पाया गया है। तो ये जो विशेषताएं हुई वो कालीबंगापुरा स्थल से होगी। इसके अलावा दो विद्वान हैं जिनका नाम है HD संकालिया और दूसरे विद्वान हैं यज्ञदत्त शर्मा। उन्होंने कालीबंगा को थर्ड राजधानी कहा है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है, उसके बाद थर्ड नंबर आता है वो कालीबंगा का आता है। तो कालीबंगा को थर्ड राजधानी किसने कहा है? तो HD संकालिया सर ने कहा है, और उसके बाद यज्ञराज शर्मा महोदय ने कहा है। ये हो गई कालीबंगापुरा स्थल की विशेषताएं। अब हम लोग देख लेते हैं चन्हूदड़ो पूरा स्थल की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसकी पहचान करें तो एक हम लोग मनका उद्योग के रूप में सबसे सीधे रूप में कर सकते हैं कि कालीबंगा एक प्रकार से मनका उद्योग का शहर था। फिलहाल तो जो चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो के लोकेशन की बात कर लेते हैं कि चन्हूदड़ो की लोकेशन कहाँ है। तो चन्हूदड़ो जो पड़ता है ये पाकिस्तान की साइड है, और पाकिस्तान के भी किस राज्य में पड़ता है? तो चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। अगर हम नदी की बात करें कि ये चन्हूदड़ो किस नदी पे पड़ता है, तो वो पड़ता है सिंध के बाएं तट पे। तो चन्हूदड़ो की लोकेशन है कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंध नदी के बाएं तट पे पड़ता है। ये होगी इसकी लोकेशन की बात। अब बात करें कि हम खोज की कि चन्हूदड़ो की खोज किसने किया, तो चन्हूदड़ो की खोज 1931 में NG मजूमदार महोदय ने किया था। खोज कब हुई थी? तो 1931 में NG मजूमदार सर ने किया था। इसके अलावा उत्खनन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का चन्हूदड़ो पूरा स्थल का उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन की बात करें तो उत्खनन 1935 ईस्वी में EJ मैंग महोदय ने किया था। खोज की बात करें तो खोज 1931 में हुई थी और उत्खनन हुआ था वो 1935 ईस्वी में EJ मैंग महोदय ने किया था। तो ये हो गई इसकी लोकेशन और खोज और उत्खनन की बात। और बात कर लेते एविडेंस की बात करें तो एविडेंस में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मनका उद्योग पाया जाता है। चन्हूदड़ो की पहचान ही मनका उद्योग के रूप में किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो एविडेंस है वो है ये एक मनका उद्योग नगर था। यहाँ पे मनका उद्योग का बहुत बड़ा एक भंडार पाया गया, जहाँ पे यहाँ से मनका बनाने का भी काम किया जाता था और वहाँ से सप्लाई करने का भी काम किया जाता था अन्य क्षेत्रों में। तो मनका उद्योग हो गया। इसके अलावा यहाँ से एक घड़ा है, उस घड़े पे 3 घड़ियाल और 2 मछली के साँचे पाए जाते हैं। एक घड़े पे 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रसाधन के साधन होते हैं तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पाया जाता है वो लिपस्टिक पाया जाता है, काजल पाया जाता है, कंघा पाया जाता है और उस्तरा पाया जाता है। इनके जो साँच पाया जाता है वो चन्हूदड़ो से पाया जाता है। किसका पाया जाता है? इसके अलावा पाउडर का पाया जाता है। तो लिपस्टिक, काजल और कंघा और उस्तरा का साँच पाया जाता है। तो ब्यूटिशियन से संबंधित जो साँच हैं वो चन्हूदड़ो पूरा स्थल से पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी की पाइप नुमा नालियाँ पाई गई। हम लोग कालीबंगा में देखे थे कि वहाँ पे लकड़ी की नालियाँ पाई गई थी, लेकिन चन्हूदड़ो पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी की नालियाँ पाई गई हैं। मिट्टी की नालियों को कहीं पे पकाया हुआ है, कहीं पे कच्ची नालियों का ही प्रयोग किया गया है। तो जल निकास की जो व्यवस्था थी उसी में ही ये कच्ची जो नालियाँ मिट्टी की रहती थी, पक्की नालियाँ उनका प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी की जो नालियाँ मिली हैं पाइप नुमा वो चन्हूदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ये जो चन्हूदड़ो था ये किले रहित बस्ती थी।
हम ज़्यादातर जो पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता के देखे हैं वो किले बंद बस्ती पाई गई हैं, लेकिन चन्हू-दड़ो देखिए इतना बड़ा औद्योगिक शहर है लेकिन फिर भी वो दुर्गीकृत नहीं पाया जाता है। तो ये किले रहित मात्र एक नगर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और विदेश की साइड है हड़प्पा सभ्यता की, वो भी दुर्गीकृत साइड नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चन्हू-दड़ो जो है वो किले रहित बस्ती पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ से स्याही और दवात का साँच पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जो लिखने के लिए आज मार्कर या पेन का यूज करते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे स्याही और दवात का प्रयोग किया जाता था। तो सेम उसी का एविडेंस हमें 3-4 हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में स्याही और दवात का प्रयोग किया जाता था। तो स्याही दवात की जो एक साथ उपलब्धि देखने को मिलती है वो मिलती है चन्हू-दड़ोपुरा स्थल से। इसके अलावा यहाँ से हाथी की आकृतियाँ मिली हैं। हमने देखा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल पे, जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा स्थल से हाथी का जला हुआ कपाल मिला था और मोहनजोदड़ो स्थल से हाथी का केवल सबूत जीवाश्म के रूप में कपाल मिला था। लेकिन यहाँ पे कपाल नहीं मिला है हाथी का, यहाँ पे केवल हाथी के आकृति मूर्तियाँ पाई गई है। तो हाथी की मूर्तियों की बात की जाए तो चन्हू-दड़ो स्थल से पाएगी। हाथी की कपाल की जीवाश्म की बात करी जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल से पाया गया है। इसके अलावा ये हो गई हाथी की आकृतियाँ। इसके अलावा यहाँ पे वक्राकार ईंटें पाई गई हैं। सामान्यतः देखते हैं ईंटें जो पाई जाती हैं वो आयताकार पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो वर्गाकार, तो आयताकार ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आयताकार जो आकार पाया जाता है वो चौड़ाई से लंबाई दोगुना पाई जाती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का आकार देखने को मिलता है वो मिलता है 1:2:3। सॉरी, 1:2:4। ये जो अनुपात देखने को मिलता है ये हड़प्पा सभ्यता के ईंटों की हैं। तो ज़्यादातर जो ईंटें हैं वो इसी आकार में मिलती हैं, 1:2, 2:4 और आयताकार देखने को मिलती हैं। लेकिन चन्हू-दड़ोपुरा स्थल से जो ईंटें मिल रही वो गोलाकार वक्राकार मिल रही हैं। वो कैसे शेप में, उसका शेप कुछ इस टाइप से रहता था। इस टाइप की जो ईंटें वक्राकार मिल रही वो चन्हू-दड़ोपुरा स्थल से मिल रही हैं। इसके अलावा इसी वक्राकार ईंटों पे ही बिल्ली है। बिल्ली जो है ना, कुत्ता का पीछा करते हुए एक पदचिन्ह मिला है। जैसे कि मिट्टी जो रहती है, जो ईंटें रहते होंगे गीले होंगे, उस गीले ईंटे पे ही जो बिल्ली है कुत्ते का पीछा कर रही थी, वो जैसे ही उसके पदचिन्ह थे वैसे के वैसे छप गए और ईंटें उठा के वैसे के वैसे आग में पका दिए गए। तो जब वो पक जाएगा तो उसका पदचिन्ह जैसे था वैसे आज के तौर पे भी मौजूद है। तो वक्राकार ईंटों पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो एविडेंस मिला है वो चन्हू-दड़ोपुरा स्थल से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे दो बड़े जार मतलब एक घड़े का ही सेकंड रूप होता है, वो बड़ा साइज में होता है। दो बड़े जार में मगरमच्छ और मछलियों का साक्ष्य मिला है। जो जार होते थे उनपे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मृदान देखने को मिलते हैं उसमें अच्छी खासी नक्काशी की गई, चित्रकारी की गई। उन्हीं चित्रकारी में ही 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों का अंकन पाया जाता है। तो 2 बड़े जार पे 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों का अंकन पाया जाता है। इसके अलावा चन्हू-दड़ोपुरा स्थल पे झूकर झाकर संस्कृत पाई जाती है। तो झूकर झाकर जो संस्कृत है ये हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती जो काल है उसको संदर्भित करता है। तो अगर झूकर झाकर संस्कृत पूछा जाए कहाँ से मिलती है तो ये चन्हू-दड़ोपुरा स्थल से मिलती है। अगर इसको किस काल संदर्भ में रखा जाएगा हड़प्पा के, तो ये उत्तरवर्ती या पतन वाला जो काल है हड़प्पा सभ्यता का, उसमें झूकर झाकर संस्कृति को रखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें, तीसरा महानगर है ये बनावली नहर। बनावली की बात करें कि बनावली कहाँ पड़ता है, तो बनावली की लोकेशन की बात करें तो बनावली जो पड़ता है ये भारत में पड़ता है। भारत के ये हरियाणा स्टेट में पड़ता है। तो बनावली जो पूरा स्थल है
ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में भी कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है हिसार। तो बनावलीपुरा स्थल हिसार में पड़ता है हरियाणा की। अगर नदी की बात करें किस नदी में पे पड़ता है, तो ये रंगोई नदी पे पड़ता है। हरियाणा राज्य में हिसार जिले में और रंगोई नदी पे पड़ता है। रंगोई नदी के अलावा यहाँ पे जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बेसिन पूछा जाए किस बेसिन में पड़ता है, तो हो सकता है कि कुछ जो पुरानी बुकें हैं उसमें घग्गर नदी या सरस्वती भी नदी भी मिल सकता है। लेकिन इतनी समय में जो बनावली की लोकेशन मानी जाती है सही मायने में, वो रंगोई नदी ही मानी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रंगोई ही माना जाएगा। अगर रंगोई नहीं है तो वो सरस्वती या घग्गर आप लगा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे उत्खनन की कि बनावली पे उत्खनन किसने किया, तो बनावली पे जो उत्खनन किया वो R.S. बिष्ट महोदय ने किया। कब किया था, तो 1973 और 74 ईस्वी में किया था। बनावली पड़ता कहाँ है, तो ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रंगोई नदी पे पड़ता है। यहाँ पे उत्खनन किसने किया, तो R.S. बिष्ट महोदय ने किया। कब किया, तो 1973 और 74 ईस्वी में किया। ये हो गई इसकी खोद और लोकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिले बनावलीपुरा स्थल से। तो एविडेंस की बात करें, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है ये एविडेंस ये है, मिट्टी की बनी हल की आकृति प्राप्त होती है। ये बनावली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिट्टी की बनी हल की आकृति किस पुरा स्थल से प्राप्त होती है। तो मिट्टी की हल की बनी आकृति जो प्राप्त होती है वो बनावलीपुरा स्थल से प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो जल निकास की व्यवस्था थी वो निम्न कोटि की पाई जाती है। मतलब जो जल निकासी वेस्टेज जल रहता था उसकी निकास की कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं पाई जाती, बस काम चलाने वाला व्यवस्था पाई जाती है। तो जल निकास की जो व्यवस्था थी वो निम्न कोटि की पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एविडेंस में यहाँ से अग्नि वेदिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग कालीबंगा में देखे थे कि 7 अग्नि वेदिकाएं पाई जाती हैं। सेम वैसे ही अग्नि वेदिकाओं का जो साज अग्निकुंड का मिलता है वो हमें बनावलीपुरा स्थल से देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ की जो अग्नि वेदिकाएं हैं या अग्निकुंड है, यहाँ के अग्निकुंडों को जो कुछ विद्वान मानते हैं ये अग्निकुंड ना मानकर कुछ मंदिर मानते हैं। तो बहुत कम ही विद्वानों का ऐसा मत है जो ये अग्निकुंड है वो मंदिर थे, नहीं तो सामान्यतः इनको अग्निकुंड ही माना जाता है। तो अग्निकुंड के साथ बनावली से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोहरी रक्षा प्राचीर पाई जाती है। बनावलीपुरा स्थल है जो अद्भुत देखने को मिलता है, दोहरी रक्षा प्राचीर है। उसमें दोहरी रक्षा प्राचीर में पहले जैसे कि ये दुर्ग हो गया, ये दुर्ग हो गया, ये दुर्ग है, इसको एक बार रक्षा प्राचीर से, ईंटों की रक्षा प्राचीर से ऐसे इसको दुर्गीकृत किया गया। इसके बाद यहाँ पे एक खाई से किया गया, मतलब खाई से किया गया, इसके बीच में जल को भरा गया है, तो इसी को दोहरी रक्षा प्राचीर किया। ये हो गई जो प्राचीर है ये ईंटों की प्राचीर होगी, और इस वाली प्राचीर में ये खाई खोदी गई है और खाई में जल का प्रयोग किया गया है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर इसी को कहा गया है कि पहली रक्षा प्राचीर जो है वो ईंटों की बनी है, दूसरी पानी या मिट्टी को खोद के पानी भर दिया गया है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य मिले हैं वो बनावलीपुरा स्थल से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से अच्छे किस्म के जौ मिले हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है बनावली की कि यहाँ से अच्छी, मतलब जौ के साथ तो आनीपुरा से कालीबंगा की बात करें यहाँ से भी मिले, लेकिन उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी के जो जौ के साथ मिले हैं वो बनावलीपुरा स्थल से मिले हैं। इसके अलावा बनावलीपुरा स्थल पे हड़प्पा सभ्यता के जो 3 चरण हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो तीनों चरण थे उनके जो एविडेंस पाए जाते हैं वो बनावलीपुरा स्थल पे पाए जाते हैं। तो बनावलीपुरा स्थल पे हड़प्पा सभ्यता का प्राक चरण पाया जाता है और विकसित चरण पाया जाता है और पतन वाला पाया जाता है। तो हड़प्पा जब अपने प्रारंभिक रूप में थी तब भी बनावलीपुरा स्थल पे पाई जाती है, जब विकसित अवस्था में थी हड़प्पा सभ्यता तब भी बनावलीपुरा स्थल पे थी, और जब पतन हो रहा था हड़प्पा सभ्यता का उसका भी एविडेंस हमें
मिला है बनावलीपुरा स्थल पे। तो पूछा जाए हड़प्पा के तीनों चरण किस पुरा स्थल से पाए गए हैं, तो बनावलीपुरा स्थल से पाए गए हैं। और बनावलीपुरा स्थल पे हड़प्पा का जो पतन वाला पीरियड था उसको एक नाम दिया गया है, वो नाम है बारह संस्कृत। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बनावलीपुरा स्थल है, बनावलीपुरा स्थल का जो उत्तरवर्ती या पतन काल वाला पीरियड है उसे बारह संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो अगर जैसे कि झूकर झाकर संस्कृति, जैसे यहाँ पे चन्हूदड़े में झूकर झाकर संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति का जो संबंध माना जाता है वो उत्तरवर्ती या पतन वाली अवस्था से माना जाता है। चन्हूदड़ू का जो झूकर झाकर संस्कृत है ये उत्तरवर्ती हड़प्पा का चरण माना जाता है। वैसे ही बनावलीपुरा स्थल पे जो ये बारह संस्कृत है इसका संबंध जो माना जाता है वो बनावलीपुरा स्थल का पतन वाले या हड़प्पा सभ्यता के पतन वाले अवस्था में माना जाता है। तो बारह संस्कृत का संबंध पूछा जाए हड़प्पा के किस चरण से है, तो वो अंतिम या पतन वाली अवस्था से माना जाता है या उत्तरवर्ती हड़प्पा से माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से नगर नियोजन के साक्ष्य पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थल पे नगर नियोजन के साक्ष्य पाए जाते हैं कि जो नगर ये बसाया गया है वो नियोजित ढंग से बसाया गया है। इसके साक्ष्य जो मिले हैं वो बनावली से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आरा युक्त पहिए के साक्ष्य पाए जाते हैं। हालांकि आरा युक्त पहिए की जो विशेषता मानी जाती है वो आर्य लोगों से मानी जाती है वैदिक सभ्यता में, वो भी उत्तरवर्ती जो वैदिक काल देखने को मिलता है। विशेषकर आरे वाले पहियों का प्रयोग उस काल में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आरे वाले पहिया का समय जो प्रतिनिधि पाया जाता है वो वैदिक सभ्यता पाई जाती है। इससे पहले जो भारत में पहिया प्रयोग की जा रही थी वो ठोस पहिया थी। तो ठोस पहिया जो होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं। ठोस पहिया कुछ इस टाइप से होती है। ये जो है ये ठोस पहिया का काम करती थी। वो आरा वाली जो पहिया रहती थी, आरा वाली पहिया कुछ इस टाइप से होती थी। ये जो पहिया होती थी जिनके बीच में 30 डिग्री 45 डिग्री स्पेस छोड़ के बनाया जाता था, उनके बीच सपोर्ट दिया जाता था, उन्हें आरे वाले पहिया कहा जाता था। इन दिनों में अंतर क्या है कि ठोस पहिए की जो रफ्तार रहती थी उसकी स्पीड खींचने की क्षमता कम रहती थी। आरे वाले पहिया में स्पीड ज़्यादा पाई जाती है। तो आरे वाले पहिया का जो प्रयोग है वो बनावलीपुरा स्थल पे पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि आरे वाले पहिया का एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ आरे वाले पहिया का एविडेंस पाया गया है, तो बनावलीपुरा स्थल से पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सड़कें और नगरें जो थे, सड़कें या नगरों को किस डायरेक्शन में बसाया गया था, अगर बात करें तो ये नगर नियोजन था कि इस डायरेक्शन में इस सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो सड़कें नगरें थी वो स्टार शेप में काटती हुई नजर आती थी। तो जो यहाँ की बनावली की सड़कें और नगरें थी वो तारांकित भागों में विभाजित थी। तो बनावली की जो सड़कें और नगर थे वो स्टार शेप में बसाई गई थी, या उसी शेप में अगर वो देखने में ऐसा महसूस होता था कि नगर और सड़कें एक दूसरे को जो सामूहिक रूप में देखने को आ रहा है, उनके जो कटिंग बसाने का तरीका है उस स्थल पे वो स्टार शेप में नजर आ रहा है। तो यहाँ के सड़कें नगर वो स्टार शेप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक जौहरी का मकान मिला है। जौहरी मतलब जो सोने की कारागरी का काम करता था उसको कहा जाता है। जो सोने की कारीगरी का काम करता है उसे जौहरी कहा जाता है। तो एक जौहरी का मकान मिला है। तो जौहरी की मकान के मिलने के कारण कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो शहर था वो समृद्ध लोगों का शहर था। तो बनावली को समृद्ध लोगों का शहर माना जाता है। और यहाँ पे एक जौहरी या फिर सोने की कारीगरी वाले का मकान मिलता है। और इसके अलावा जो सोने की कारीगरी में आ जाता है, जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो सब आती है, जो गोल्ड की ज्वेलरी रहती थी वो सब आती है जौहरी के अंतर्गत, कि जौहरी जो करता था इन्हीं सबको बनाने का कार्य करता था। इसके अलावा जो सोनों के आभूषण होते थे, सोने की वस्तुएं होती थी, उनकी जांच करने के लिए एक यंत्र मिला है। एक विशेष प्रकार का पत्थर मिला है जिस पे जौहरी सोने की जांच करता था। तो रगड़ता था, सोने की वस्तुओं को रगड़ता था, उससे वो मतलब कि पता करता था कि ये सोना असली है या नकली है। तो अगर जौहरी का मकान पूछा जाए, सोने की जांच का यंत्र पूछा जाए, तो बनावलीपुरा स्थल से मिला। तो आई होप ये
हड़प्पा सभ्यता के 7 महानगर थे। पहले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, धौलावीरा की चर्चा किया था। इसके अलावा शेष 3 शहर कालीबंगा और चन्हूगढ़ और बनावली हो गए। और शेष जो छोटे छोटे शहर हैं जिनसे कुछ एविडेंस मिली है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद।